आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें कि इसके कुछ पार्ट पे हमने बात किया है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे बचे हुए पार्ट के, यानी कि ब्रेन के और कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। और उसके साथ साथ से ब्रेन के कौन से जो पार्ट हैं वो स्पीच एंड हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें कि इसके कुछ पार्ट पे हमने बात किया है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे बचे हुए पार्ट के, यानी कि ब्रेन के और कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। और उसके साथ साथ से ब्रेन के कौन से जो पार्ट हैं वो स्पीच एंड हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ आप इसे एंड तक देखें और समझिए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है हमारे स्पीच एंड हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जिसमें ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स होता है, एनाटॉमी होता है एंड कोई भी बीमारी, लक्षण, उसके इलाज, इन तरीकों की मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को खूब सारा शेयर करें। देर नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन का कितने पार्ट में होता है। सबसे पहले बता दूं कि इसके फर्स्ट वीडियो में जो है उसमें हमने सेरिबल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा और कौन कौन से पार्ट हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बताऊं कि जो ब्रेन है वो हमारे जो दो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसमें वो डिवाइड होता है जिसे हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। हर एक हेमिस्फीयर में, यानी कि जो भी हमारे हेमिस्फीयर होते हैं, ईच हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, यानी कि हर एक हेमिस्फीयर में 4 लोब्स होते हैं जिससे हम फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पल लोब बोलते हैं। तो जो ये चारों लोब हैं उनके क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, वो किन चीज़ों को रेगुलेट करता है। अगर इन किन जो भी हमारे लोब्स हैं, अगर वो लोब्स अफेक्ट होते हैं तो हमारा कौन सा एरिया डैमेज होता है, हमारी बॉडी का क्या क्या चीज़ें डैमेज होता है, क्या अफेक्ट होता है अगर कोई पर्टिकुलर एरिया के डैमेज होने से, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अब हम बात करते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्यों के क्या वर्क्स हैं, क्यों हैं, वो किस किस चीज़ों को रेगुलेट करता है, अब हम जानते हैं। सबसे पहले हम बता दो कि फ्रंटल लोब है वो इमेज में लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है। फ्रंटल लोब का पहला फंक्शन होता है हमारी पर्सनालिटी, हमारी बिहेवियर, हमारे इमोशन, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो हमारे जजमेंट होते हैं, जो हम जिस तरीके से बात करते हैं, जो भी ओवरऑल इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है जो हमारा फ्रंटल लोब होता है। इसके साथ साथ ही जो हमारे स्पीच के एरियाज़ हैं, फ्रंटल लोब में एक एरिया है जिसे हम ब्रोकास एरिया कहते हैं। तो ब्रोकास एरिया जो है वो हमारे स्पीकिंग यानी बात करने के लिए और राइटिंग, दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि इसमें हमने देखा कि फ्रंटल लोब हमारी स्पीकिंग को कर रहा है, ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को कर रहा है रेगुलेट, और इंटेलिजेंस हुआ हमारा सेल्फ अवेयरनेस हुआ, हमारा मूवमेंट हुआ। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो भी मेन चीज़ें हैं, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मेन होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन होता है, जो एकदम फ्रंट पे हम देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका जजमेंट कैसा है, इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है किसी टास्क को लेके, तो इसका मोमेंट कैसा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है, हमारी राइटिंग का कंट्रोल, हमारी स्पीकिंग का कंट्रोल, ये हमारा सारा काम करता है फ्रंटल लोब। अब बात करते हैं पैराइटल लोब के बारे में, यानी कि पैराइटल लोब जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। पैराइटल लोब जो है वो इमेज में लाइट ऑरेंज कलर का शो हो रहा होगा। और मैं बताऊं कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो इंटरप्रेट करता है हमारे लैंग्वेज को, हमारे वर्ड्स को, जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो। और इसके साथ साथ ही वो जो टच है, जो सेंसेशन है, जैसे टेम्परेचर का, जैसे गर्म है, ठंडा है, ये जो फीलिंग होता है टेम्परेचर का, टच का, विजन का, हेयरिंग का, ये जो सारे सेंसेस हैं, ये हमारे पैराइटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ही देखा जाए तो हमारी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं कि हमारी मेमोरी कैसी है, मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो ये जो
अब हम बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब। जो ऑक्सीपिटल लोब है वो इमेज में लाइट पिंक कलर का शो हो रहा होगा। ये जो है वो इंटरप्रेट करता है हमारे मोमेंट को, हमारे विजन को, हमारे कलर कॉन्सेप्ट को, हमारे लाइट्स को, यानी कि जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम, विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारे ऑक्सीपिटल लोब में अफेक्टेड होता है। हमारे जो कलर कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है या लाइट्स की है या मोमेंट की है, तो जो ये सारे प्रॉब्लम्स है वो हमारे ऑक्सीपिटल लोब हैंडल करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टेम्पोरल लोब। जो है टेम्पोरल लोब वो इमेज में लाइट ग्रीन कलर का शो हो रहा होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हेयरिंग के लिए, यानी कि जो हमारे ईयर के थर्ड जो पार्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट जो ईयर था, इनर ईयर, वो हमारे टेम्पोरल बोन में रहता है। तो यानी कि ये हेयरिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद देखा जाए तो जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है, भाषा को समझने की, लैंग्वेज को समझने की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो टेम्पोरल लोब के थ्रू ही होता है। उसमें एक पार्ट होता है जिसे हम वर्निक्स एरिया बोलते हैं। वो एरिया जो है हमारे लैंग्वेज को समझने की जो कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करता है। तो उसमें जब भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे लैंग्वेज के एरिया जो हैं अफेक्टेड होंगे। इसके साथ साथ हमारी हेयरिंग अफेक्टेड होगी। उसके साथ देखा जाए तो ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीक्वेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो भी हम सीक्वेंस में काम करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ वो और भी सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो यानी टेम्पोरल बोन हमारे जो हैं इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो अभी हमने चारों लोब्स के बारे में डिस्कस किया इमेज के थ्रू कि वो किस किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने ब्रेन के तो पार्ट को कवर कर दिया ऑलमोस्ट, कि हमने सेरिबलम बताया, ब्रेन स्टेम बताया, उसके नीचे के जो पार्ट हैं वो उसके जो हेमिस्फीयर है उस पर बात किया हमने। उसके बाद हमने लोब्स, चारों लोब्स के फंक्शन बताएं और किस तरीके से इमेज में शो होता है हमने वो भी बताया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये ब्रेन मैंने सब तो बता दिए, इनमें कौन कौन से एरिया जो हैं स्पीच एंड हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्पीच एरिया पे बात करें तो हमने बात किया कि फ्रंटल लोब में जो है वो ब्रोकास एरिया होता है। जब हमारा ब्रोकास एरिया अफेक्टेड होता है यानी फ्रंटल लोब अफेक्टेड होता है तो क्या क्या होता है। जब हमारे ब्रोकास एरिया में किसी तरीके का डैमेज होता है, किसी तरीके से चोट लगती है या कोई भी इंजरी होता है, तो हमारे जो टंग मोमेंट है, यानी जो मैं बात कर रही हूँ तो जो जिस तरीके से हमारे टंग का मोमेंट है वो अफेक्टेड होता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो भी हमारे फेशियल मसल्स होते हैं, जो हमारी मसल्स हैं फेस के, वो मसल्स हैं उसमें अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से कि हमारे साउंड प्रोडक्शन नहीं होता है। पेशेंट के अंदर भाषा की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी रहेगी, वो भाषा समझ लेंगे, वो उनकी स्पीकिंग नहीं रहेगी, यानी वो बात नहीं कर पाएंगे, वो लिख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन बाकी ये जो प्रॉब्लम है ये उनकी नहीं रहेगी। तो ये प्रॉब्लम है हमारे जो ब्रोकास एरियाज़ हैं वो अफेक्टेड होने की वजह से। आपने बात किया था वर्निक्स एरिया। जो वर्निक्स एरिया है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है जो कि टेम्पोरल लोब में होता है। ये एरिया जो है हमारे अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी हम भाषा को समझते हैं, इसमें हेल्प करता है। जब भी किसी पेशेंट को या किसी को हमारे वर्निक्स एरिया अफेक्टेड होता है, ये एरिया जब अफेक्टेड होता है तो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग, जो वो जो भी बातें बोलते हैं वो अननेसेसरी बहुत लंबे सेंटेंस में बात करने लगते हैं, अननेसेसरी एडिशनल वर्ड ऐड कर देंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो यानी कि पेशेंट की बाकी चीज़ें तो ठीक रहेंगी, लेकिन उनकी भाषा की जो समझ है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, तो उनकी जो स्पीच है वो समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमने ब्रेन के कुछ हिस्सों पे बात किया, साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि स्पीच एंड हेयरिंग के लिए कौन कौन से एरिया हैं रिस्पॉन्सिबल। अगर वो एरिया अफेक्टेड होता है तो हमारा क्या क्या लॉस होगा, हमको क्या क्या परेशानी होगी। तो ये आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल पे बने रहें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें। ओके बाय।